आज हम लोग करने वाले हैं आईक्यूएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो आज का आपका स्क्रीन का हो गया पहला दोस्तों, सवाल, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल है, पूछ रहा है कि हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व एवं भारत भाव के ऊपर इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में समग्र विकास की अवधारणा को किस रूप में देखा जाता है। समग्र विकास यानी टोटल विकास। समग्र विकास का मतलब क्या होता है? भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, हमारी वेद, उपवेद, ठीक है, पुराण, तो जो भारतीय जो वेदांत है या फिर उसके पहले वेद वेदांत में जो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है प्राचीन काल से चलती आ रही है, यहाँ पर एक शब्द के बारे में हमें पता चलता है कि समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब क्या होता है ना? समग्र विकास का मतलब होता है शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यानी आपका बॉडी, आपका मन, आपका मस्तिष्क और आपकी आत्मा, इन सभी का एक रूप से विकास करना, इन सभी का संतुलित विकास करना, यानी इन सभी का एक बैलेंस तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपका विकास करना, यानी पूरी आपके शारीरिक, आपका मानसिक और आपकी आध्यात्मिक ना, हमारी जो 3 सेक्टर होती है, यानी हमारी ह्यूमंस की यानी इंसानों की जो 3 अलग अलग चरण होती है, 3 अलग अलग स्तर होता है। एक होता है हमारा शारीरिक स्तर, दूसरा होता है मानसिक स्तर और तीसरा होता है आध्यात्मिक स्तर। इन तीनों का विकास करना ही समग्र विकास इसे कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि भारत भाव की अवधारणा भारतीय समाज में किस प्रकार की चेतना को प्रकट करती है। हम भारत भाव, एक शब्द आता है कि भारत भाव का मतलब किस प्रकार की चेतना को, किस प्रकार की अवधारणा को यह व्यक्त करता है, यानी भारत भाव। भाव से मतलब भावना, भाव शब्द कहां से आता है? भावना। और भारत का अर्थ क्या होता है ना? ये पूरा विशाल भूखंड, ये भारतीय अखंड भारतीय भूभाग, यानी सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना। भारत भाव का मतलब होता है हमारे देश में जो सांस्कृतिक एकता है, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में हम लोग बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ पर देखिएगा अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर हैं, अलग अलग कल्चरल के लोग पाए जाते हैं। इन सभी में न कल्चरल डाइवर्सिटी के बीच में भी, यानी कल्चरल भिन्नता यानी सांस्कृतिक भिन्नता के साथ साथ हमारे अंदर जो राष्ट्रीय गौरव है, हम अपनी देश को जो गौरव के महसूस करते हैं, हमारी एकता आती है राष्ट्रीय गौरव की भावना से एवं सांस्कृतिक एकता से। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म शब्द का व्यापक अर्थ किससे संबद्ध है। धर्म किसको कहा जाता है? धर्म, जो धर्म का शब्द होता है ना, धर्म का मतलब होता है जीवन में कर्तव्य, नैतिकता और संतुलन बनाए रखना। तो धर्म का मतलब क्या होता है ना? धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब धार्मिक पूजा पाठ पद्धति या फिर विशेष पंथ का पालन करना, या फिर मंदिर और धार्मिक स्थलों तक सीमित रहना। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। धर्म का हमारे रिलीजियन में, हमारे ज्ञान परंपरा में, जो हमारी जो शास्त्रीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें धर्म के बारे में यही बताया गया कि धर्म का मतलब क्या होता है ना, इंसान अपने जीवन में जो कर्तव्यों का पालन करता है, उन सभी कर्तव्यों के साथ साथ जो नैतिकता, जो उसको बचपन से सिखाया जाता है, जो मोरल वैल्यूज यानी नैतिकता सिखाया जाता है, उसका पालन करना, और नैतिकता कर्तव्यों के बीच में संतुलन बनाए रखना, इसी को कहते हैं धर्म।
चलिए, यानी संतुलन किस चीज की ओर दर्शाता है ना? संतुलन दर्शाता है कि आपका जो भौतिक जो सुख सुविधा है, यानी भौतिक जगत की सुख सुविधा के साथ साथ जो आध्यात्मिक जो सुख सुविधा है, यानी भौतिक जगत के साथ आध्यात्मिक जगत, इन दोनों का मेल बंधन, इन दोनों का बैलेंस ही भारतीय पर ज्ञान परंपरा में धर्म इसी बात की ओर इशारा करता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय ज्ञान परंपरा में किस सिद्धांत को दर्शाता है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा में किस बात की ओर इशारा करता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि समग्र पृथ्वी एक परिवार का सदस्य है और पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले समस्त प्रकार की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, इंसानी की जो जातियां हैं, ये सभी एक परिवार का ही हिस्सा है, ना सिर्फ इंसानी प्रजाति बल्कि जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, ये एक ही परिवार, एक ही कुल का हिस्सा है। यानी ऑप्शन नंबर 2, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। समग्र विश्व के ऊपर पाए जाने वाले समस्त जो प्राणी जगत है या फिर पेड़ पौधे हैं, जीव सजीव, इन सभी को एक परिवार का हिस्सा माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सवाल पूछ रहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सत्य का स्थान किस रूप में स्वीकार किया जाता है? सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब ट्रूथ। तो ट्रूथ का मतलब होता है ना जीवन के हर क्षेत्र में सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थान देना, ना जीवन के हर क्षेत्र पर, जीवन में चाहे आपका सुख आए, चाहे आपका दुख आए, चाहे जिंदगी में आपके सक्सेस आए, सफलता आए, या फिर आपके हिस्से में संघर्ष आए, किसी भी चीज में जब आप अपने जीवन को अतिवाहित करते हो, उस समय में भी आप सर्वोच्च चीज को आप एक्सेप्ट करते हो। जो सर्वोच्च चीज क्या है? वो है सत्य। सत्य वो एक ऐसा आधार है जो इंसान को अपने जीवन में नैतिकता के साथ, धर्म के साथ चलने में मदद करता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि अहिंसा का सिद्धांत भारतीय चिंतन में किस प्रकार का आचरण को बढ़ावा देता है? अहिंसा का मतलब, तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इसमें अहिंसा का जो सिद्धांत आपको बार बार, चाहे गौतम बुद्ध की वाणी से भी आपको नजर आता है या फिर बहुत सारे वैदिक शास्त्रों में भी एक बात को बार बार उल्लेख होता है, अहिंसा। और मॉडर्न काल में, आधुनिक समय में गांधी जी भी अहिंसा की बात कहते हैं। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? भारतीय जो ज्ञान विरासत है, ज्ञान परंपरा की जो विरासत है, इस ज्ञान परंपरा में अहिंसा शब्द, चाहे वो हमारी धार्मिक हिंदू ग्रंथों के ऊपर अगर आप देखते हो, या फिर गौतम बुद्ध की वाणी में देखते हो, या फिर महावीर की वाणी में देखते हो, या फिर वर्तमान समय में आधुनिक काल में अगर गांधी जी की वाणी, अगर गांधी जी की उक्तियों में अगर आप देखोगे तो एक शब्द बार बार आता है, अहिंसा। इस अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है दूसरों के प्रति करुणा, दया और अहित ना करना। दूसरों के प्रति करुणा यानी दूसरे व्यक्ति या फिर जीव के प्रति करुणा का भाव प्रदर्शन करना और दया दिखाना एवं उसी के साथ साथ किसी की अहित ना करना, इसी अहिंसा को कहा जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य क्या माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य किसे माना जाता है? ना आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जीवन का संतुलन, ना आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति भी हो और आपका जीवन जीने का जो तरीका होता है, जो तौर तरीका होता है, यानी इस भौतिक जगत की जो सुख सुविधा, ये भी आपके अंदर समाहित हो और इसके साथ साथ जो आपके अंदर जो आध्यात्मिक उन्नति, ये भी चलते रहे। यानी हमारा जो जीवन है वो द्वैत सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक तरफ हम लोग आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधा में रहते हुए भी आध्यात्मिक चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम इंसान कौन है ना, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी है। और हमारे यहाँ पर देखिएगा जो चतुराश्रम प्रथा है,
जो चतुराश्रम वेदों में दिया गया जो चतुराश्रम प्रथा, यानी पहले आप गुरुकुल में आप शिक्षा लेते हो, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाते हो जहां पर आप शादी वगैरह करते हो, व्यापार करते हो, उसके बाद वानप्रस्थ आता है जहां पर आप अपने पत्नी के साथ एकांत में वास करते हो और घर और आपकी साधना आपका चलता रहता है, आपका उस समय आपका औलाद भी हो जाएंगे और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आप घर को छोड़ करके पूर्ण रूप से आप जंगल में निवास करोगे, वनों में संन्यास ले लोगे, वन्य में आप वास करोगे, यानी आपकी अंदर भौतिक सुख सुविधा के आपके अंदर पड़ रहा है, उसके साथ साथ आप आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर आप आगे कंट्रोल कर रहे हो, सॉरी आगे बढ़ रहे हो। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति शब्द का सही अर्थ भारतीय संदर्भ में किस प्रकार समझा जाता है। संस्कृति जो वर्ड है, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 8 का अर्थ होता है बी, ना जीवन के व्यवहार और विचारों का परिष्कार। ना आपका जीवन का जो व्यवहार होता है और इस व्यवहार एवं विचारों का जो परिस्फुटित होता है, इसी को तलाशता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रुति और स्मृति का महत्व किस रूप में देखा जाता है? श्रुति और स्मृति का किस रूप में महत्व इसको देखा जाता है? श्रुति और स्मृति का मतलब होता है मौखिक और लिखित संरक्षण के रूप में। श्रुति का मतलब होता है मौखिक और स्मृति का मतलब होता है लिखित संरक्षण में। पौराणिक काल में हम लोग वेदों को श्रुति कहते हैं क्योंकि वेदों को गुरु परंपरा के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से उसको याद करवाते थे, इसीलिए वेद को हम लोग श्रुति कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 10। ना क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य के रूप में क्यों माना जाता है? मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य के रूप में क्यों इसको देखा जाता है? क्योंकि मोक्ष से क्या प्राप्त होता है? ना मोक्ष से प्राप्त होता है ये जन्म मरण के जो चक्र से मुक्त का प्रतीक माना जाता है। मोक्ष का मतलब होता है हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार इंसान बार बार जन्म लेता है, एक उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर दोबारा वो जन्म लेता है, अपने पाप पुण्य के चक्कर पर उसका जीवन चक्र चलता रहता है। अगर आप इंसान जीवन में आपका एक बार जन्म हो गया तो आप अपनी जीवन को ईश्वर की साधना में इस तरह से व्यक्त कर दोगे कि आपको दोबारा एक जन्म नहीं लेना पड़ेगा और इसी जन्म में आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, यानी जीवन मरण के जो चक्र है इससे आप ऊपर उड़ जाओगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन मरण का जो चक्र होता है इससे बिल्कुल आपको आजादी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है इसको देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ज्ञान का स्रोत, ज्ञान कहां से आता है? हम लोग बोलते हैं ना कि नॉलेज का स्रोत, उसका मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? ना अनुभव को, परंपराओं को और चिंतन को माना जाता है। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो सीखता है वो उसको ज्ञान के रूप में संचित होता है। दूसरी उसकी बाप दादा यानी उसके पुरख हैं जो ज्ञान उसको, परंपरागत जो ज्ञान उसको देते हैं, यानी आचार रीति रिवाज जो उसको सिखाते हैं बचपन से, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी दादी परदादी जो उसको सिखाते हैं, इसी को भी ज्ञान के रूप में समझाया जाता है। और चिंतन, इंसान जब अपने मस्तिष्क के द्वारा चिंतन प्रणाली के द्वारा कोई नई चीज की आविष्कार करता है, नए सिद्धांत की आविष्कार करता है, इसको भी हम लोग ज्ञान के रूप में देखते हैं। तो अनुभव, परंपरा और चिंतन, इसको ज्ञान के रूप में देखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आपसे सवाल पूछ रहा है, ना भारत भाव की भावना समाज में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? ना भारत भाव की भावना समाज में किस प्रकार की भावना को उत्पन्न करता है? ना समाज में सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक बनता है। समाज में एकता, भारत भाव का मतलब होता है कि देखिएगा हमारे देश में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग प्रकार के लोग हैं, मगर फिर भी हम सभी के अंदर एक सामाजिक एकता है। वो सामाजिक एकता हम भारतीय बोल करके हमें उसको देखते हैं। तो भारत भाव का मतलब होता है कि सामाजिक एकता, हम विभिन्न प्रकार की जाति, उपजाति, धर्म,
ठीक है, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रवाद में भाषावाद में हम लोग विभक्त हुए हैं, फिर भी हमारे अंदर एक सामाजिक एकता दिखा देता है, और सामाजिक एकता के साथ साथ सामाजिक समरसता यानी को एग्जिस्टेंस भी हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भावना कहाँ से पैदा होता है? वो भावना पैदा होता है कि भारत भावना, यानी हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, इसी भावना से हमारे अंदर सामाजिक एकता का विकास होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति को किस रूप में देखा जाता है? प्रकृति को देखिए, प्रकृति को किस रूप में देखा जाता है? तो प्रकृति को किस रूप में देखा जाता है, चलिए बताइए। प्रकृति भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति के रूप में, क्या प्रकृति को भोग वस्तु के रूप में या फिर संसाधन के रूप में देखा जाता है? बिल्कुल नहीं है, संसाधन के रूप में प्रकृति को नहीं देखा जाता है। भोग उपभोग के वस्तु में, यानी पृथ्वी को हम लोग केवल भोग करेंगे, उपभोग की वस्तु में यानी वो वस्तु जो हमें केवल शारीरिक और मानसिक एवं भौतिक सुख सुविधा देगा, इस रूप में भी हम लोग नहीं देखते हैं। और औद्योगिक साधन के रूप में यानी इंडस्ट्रियलाइज के रूप में या देखते हैं कि पृथ्वी से जो भी हमारे सामान मिलता है, जो कच्चा माल मिलता है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइज में यानी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी के जो कच्चे वस्तु को, इस रूप में भी हम भारत को नहीं देखते हैं, यानी प्रकृति को नहीं देखते हैं। तो किस रूप में प्रकृति को हम लोग देखते हैं ना? प्रकृति को देखते हैं हम लोग अपनी माँ के रूप में। माँ मतलब जैसे माँ एक बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी हमें एक बच्चे के रूप में पालती है, जन्म से लेकर के मरण तक। यानी हमारा जो जन्म होता है वो पंच तत्व से होता है, पंचभूत से होता है, और हमारा मृत्यु भी पंचभूत में हम लोग समाहित होते हैं। ये पूरे चक्र में हम लोग, प्रकृति हमें पालती है, हमारे रहने के लिए वो जगह देती है, घर बनाने का सामान देती है, अपनी आजीविका चलाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए वो अपने संसाधन को हमारे पास मुहैया करती है। इसलिए पृथ्वी को यानी प्रकृति को हम लोग माता के रूप में देखते हैं एवं जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखते हैं, यानी वो शक्ति हमें जीवन देती है। इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम जो सुख सुविधा होती है, इन सभी सुख सुविधा को प्रकृति हमें देखती है। इसलिए प्रकृति को हम माँ के रूप में पूजते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि धरती माता प्रकृति माँ, तो इसलिए पृथ्वी को यानी प्रकृति को हम लोग धरती माँ के रूप में उसको देखते हैं और एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप कैसा है? भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप किस प्रकार है ना? भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप संकीर्ण नहीं हो सकता। संकीर्ण यानी इसका व्यू पॉइंट नैरो, छोटा हो या फिर सीमित, ये भी नहीं हो सकता। केवल धार्मिक है भारतीय ज्ञान परंपरा, ये भी नहीं। केवल पारंपरिक, केवल मात्र पारंपरिक यानी पूर्वजों की जो सिखाई ज्ञान परंपरा इसके ऊपर आधारित है, ये बिल्कुल नहीं है। ये है व्यापक एवं समावेशी। ये क्या है? व्यापक, बहुत विस्तार है, एवं समावेशी यानी को एग्जिस्टेंस, सभी मतावली को लेकर के एक साथ आगे बढ़ने की एक परंपरा जो है भारतीय ज्ञान परंपरा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन का उद्देश्य किस रूप में निर्धारित किया गया है? आपका जीवन यानी इंसान का जीवन किस प्रकार से होगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संतुलित और सार्थक। तो संतुलित और सार्थक जीवन होगा। जीवन किस प्रकार का होगा? संतुलित होगा एवं सार्थक होगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है, धर्म और नैतिकता का संबंध भारतीय दृष्टि में कैसा है? धर्म और नैतिकता, सवाल पूछ रहा है कि धर्म और नैतिकता यानी धर्म क्या है और नैतिकता, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप से? धर्म होता है जो हमें नैतिक जीवन के साथ साथ हमारी जो सामाजिक एकता, सामाजिक ज्ञान परंपरा, इन सभी को यानी किसी के प्रति दया भाव के साथ रहना, अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य को पालन करते हुए एक सामाजिक समरसता की परिचय देते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना, ये धर्म है। और नैतिकता की एक आपके अंदर एक मूल्यवाद हो कि मोरालिटी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या क्या लाभ होता है, यानी नैतिक जीवन यानी एक आदर्श जीवन जीने की जो नियम कानून, इससे हम लोग नैतिकता को समझते हैं। तो धर्म और नैतिकता क्या होता है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। क्या ये एक दोनों के नैतिकता का धर्म से संबंध नहीं है? ऑप्शन सी ये भी गलत होगा। और आपका
ये धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं, धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक सामंजस्य रूप से अपना स्थान को स्थापित करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 17 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में समन्वय का अर्थ क्या होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है ना, समन्वय का मतलब ऑप्शन बी, विभिन्न विचारों और तत्वों का संतुलन। अलग अलग जो मतांतर हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तत्व होती है, अलग अलग धार्मिक पूजा पद्धति जो होता है, अलग अलग जो ज्ञान की परंपराएं हैं, इन सभी को एक साथ एक जगह में को एग्जिस्टेंस यानी सबको संतुलित रूप से एक जगह रखना, यही भारतीय ज्ञान परंपरा में समन्वय का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी सभी का एक जगह में समावेश होना, यानी आपके धर्म, आपके विचार, आपका पूजा पाठ की पद्धति, आपका मानसिक दशा अलग हो सकता है, फिर भी हम एक जगह में अवस्थान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता किस बात को दर्शाता है। विविधता में एकता, तो विविधता में एकता किस बात को दर्शाता है ना, विविधताओं के बावजूद एकता बनाए रखना। यानी हम लोग अलग अलग परंपराओं, हमारे अंदर अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी हम लोग एक जगह में एक साथ एग्जिस्टेंस करते हैं। यानी हमारे अंदर भिन्नताएं होती है, चाहे वो जाति, चाहे वो लिंग, चाहे धार्मिक, चाहे सिद्धांत के रूप में हम अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी हम लोग एक जगह अवस्थान करते हैं। चलिए इसी को हम लोग कहते हैं विविधता में एकता। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य किस रूप में निर्धारित किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है ना, शिक्षा का उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत विकास। ना व्यक्ति के चरित्र को निर्माण करना तथा व्यक्तिगत विकास करना, इसी को हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन को किस रूप में देखा जाता है। जीवन को किस रूप में देखा जाता है ना, जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों के संतुलन के रूप में देखा जाता है। यानी जीवन आपको भौतिक सुख सुविधा भी प्रदान करती है, और साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक सुख सुविधा, इन दोनों के बीच में संतुलन को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका, अगला पार्ट है कि सांस्कृतिक मूलक भारतीय परंपरा और सभ्यता मूलक अन्य व्यवस्थाओं में अंतर। संस्कृति मूलक परंपरा एवं सभ्यता मूलक परंपरा में इसका अवस्थान को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर 2 होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में संस्कृति और सभ्यता के बीच में मूल अंतर किस रूप में समझा जाता है। संस्कृति किसे कहा जाता है और सभ्यता किसे कहा जाता है, किस रूप में इसको देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक आंतरिक मूल्यों पर और सभ्यता बाहरी सुविधाओं से संबंधित है। आपका संस्कृति यानी कल्चर होता है आपके अंदर जो आंतरिक मूल्य, जो मूल्य आपके आंतरिक में समाहित हैं, आप जो परंपराएं आप अपने पुरखों से सीखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य। एवं सभ्यता जो बाहरी सुख सुविधा है, यानी भौतिक जो सुख सुविधा है, इस भौतिक सुख सुविधा को कहते हैं सभ्यता। चलिए
आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सवाल पूछ रहा है कि संस्कृति शब्द का संबंध किस प्रकार के विकास से है। संस्कृति का मतलब होता है, यानी संस्कृति का मतलब होता है आपके अंदर नैतिकता एवं आध्यात्मिक परिष्कार, यानी आपके अंदर नैतिकता मूल्यबोध होगा, यानी जीवन जीने का कौन सा तौर तरीका है इसका भी विकसित होगा, इसका विचार भी विकसित होगा, एवं साथ ही साथ आपके अंदर आध्यात्मिक विकास, यानी किस मार्ग पर आप चलते हुए आप ईश्वर की प्राप्ति करोगे, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है ना कि ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए आपके आध्यात्मिक विचार को परिस्फुट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो नैतिकता और आध्यात्मिक विकास ही आपकी सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि सभ्यता का प्रमुख उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है। सभ्यता का प्रमुख उद्देश्य, सभ्यता का प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन की भौतिक सुविधाओं का विकास। जीवन में आपका जीवन का जो भौतिक सुख सुविधा है, इस भौतिक सुख सुविधा का विकास को ही जीवन की मुख्य सुविधाओं का विकास ही माना जाता है। यानी आपकी भौतिक, यानी इस जगत की जो सुख सुविधाएं हैं, इन सुख सुविधा को देखा जाता है। यानी जिस तरह से आप अपनी मॉडर्न, अभी के समय में जिस तरह से अपनी मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल जो गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल करते हैं, यानी मोबाइल फोन, स्कूटर, टीवी, एसी मशीन, तो ये जो भौतिक सुख सुविधा है, या फिर आपका जो पैसा, वो भी तो एक भौतिक सुख सुविधा है ना। बिना पैसा से कि आप एक आरामदायक आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो ये सभी को हम लोग भौतिक सुविधा के रूप में देखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय परंपरा में संस्कृति को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। संस्कृति को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह मानव के आंतरिक गुणों का विकास करती है। संस्कृति ही हमारी मन की जो आंतरिक जो गुण है, इसी संस्कृति यानी कल्चर, जो हमें नैतिकता या फिर मूल्यबोध जो हमारी पुरखों से हम लोग सीखते हैं संस्कृति रूप से, बिना आंतरिक गुणों से, हमारा बिना संस्कृति से हमारी सभ्यता ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। बहुत सारे सभ्यता आप देखिएगा दुनिया में, बहुत सारा सभ्यता खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है कि उनमें संस्कृति मूल्यबोध यानी उनके आंतरिक मूल्यबोध खत्म हो चुका है। अगर संस्कृति खत्म हो जाएगा तो वो सभ्यता अपना एग्जिस्टेंस नहीं बना के रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता का प्रभाव मुख्यतः किस रूप में देखा जाता है ना। सभ्यता का प्रभाव बाहरी जीवन शैली और सुविधाओं पर आधारित होता है। आपके जीवन का जो बाहरी शैली, यानी आप किस प्रकार से रहते हैं, आपकी जीवन शैली किस तरह से, इसको देखा जाता है, और आप किस सुख सुविधा में आगे बढ़ते हो, इसको भी देखा जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट की और, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति का निर्माण किन तत्वों से होता है। संस्कृति का निर्माण होता है आपका मूल्य, परंपरा एवं विचार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल्य होगा, परंपरा होगा और विचार होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि सभ्यता का विकास का प्रमुख आधार क्या है। सभ्यता का विकास का प्रमुख आधार क्या है ना। विज्ञान और तकनीक। विज्ञान और तकनीक से, यानी आपके जो टेक्निकल आपका पर्सपेक्टिव है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर साइंस रहता है तो वो सभ्यता आगे की ओर बढ़ता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है कि संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष में अधिक होता है। किस पक्ष पर अधिक होता है संस्कृति का प्रभाव ना, व्यक्ति के किस पक्ष पर अधिक देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा बी ना, आंतरिक चरित्र और सोच। अभी आपको समझाया कि संस्कृति व्यक्ति के आंतरिक सोच, विचार, आंतरिक गुणों के ऊपर निर्भर करता है, और आपका बाहरी जीवन शैली कैसे होगा ना, बाहरी सुख सुविधा कैसे होगा, ये आपका सभ्यता डिसाइड करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय दृष्टि में संस्कृति और सभ्यता का संबंध कैसा है। संस्कृति और सभ्यता, इसका संबंध कैसे है ना। संस्कृति और एक सभ्यता एक दूसरे के परिपूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम को नहीं करते, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सवाल पूछ रहा है कि संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख माध्यम
क्या है? संस्कृति ना आप अपनी कल्चर को, आप अपने जो पुरखों से आपके मिलने वाले जो कल्चर को, इस कल्चर को यानी संस्कृति को आप कैसे सहयोग करके रखते हैं, किस तरह से आप संरक्षण करते हैं, यानी किस माध्यम से आप अपनी संस्कृति को बचा करके रखते हैं, तो वो होगा शिक्षा और परंपरा। शिक्षा और परंपरा के माध्यम से आप अपनी कल्चर को यानी अपनी संस्कृति को आप संरक्षण कर सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि सभ्यता की पहचान किससे होती है, ना कौन सा ऐसा तत्व है यानी किसके माध्यम से सभ्यता की पहचान होती है। ना सभ्यता का पहचान आपका होता है 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ना जीवन की सुविधाओं और प्रगति। जीवन की सुविधाओं और प्रगति से आपकी जीवन में क्या क्या सुविधा आपको मिल रही है और आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, ये बात सभ्यता दिखाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 12 आपसे सवाल पूछ रहा है, देखिए क्या सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ना संस्कृति का स्वरूप कैसा होता है, संस्कृति का रूप कैसा होता है। ना संस्कृति हमेशा गतिशील होती है, संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती रहती है और विकसित होती है। ना संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती हुई और विकसित होने वाली एक चीज है जो हमेशा चलती रहती है। संस्कृति आगे बढ़ती रहती है समय के साथ। कल्चर में आप देखिएगा अलग अलग कल्चर में अलग अलग रीति रिवाज उससे जुड़ते जाता है और सभ्यता विकसित होती है यानी उसका डेवलपमेंट होते रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सवाल पूछ रहा है कि सभ्यता का प्रभाव समाज में किस रूप में दिखाई देता है। सभ्यता का प्रभाव समाज में किस रूप में देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति और जीवन स्तर में उन्नति। ठीक है, तकनीकी उन्नति के रूप में सभ्यता को देखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे सवाल पूछ रहा है कि संस्कृति का उद्देश्य क्या है। संस्कृति का उद्देश्य क्या होता है जी? तो संस्कृति का उद्देश्य होता है जीवन को परिष्कृत करना और संतुलन बनाए रखना, यानी जीवन को आप सटीक रूप से किस तरह से आप जीवन को जी सकते हैं, किस तरह से एक आध्यात्मिक और भौतिक सुख सुविधा दोनों को संपूर्ण रूप से संतुलन करते हुए अपनी जीवन की चक्र को आगे किस तरह से बढ़ा सकते हो, ये संस्कृति ही डिसाइड करती है और संस्कृति का ही ये मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सभ्यता के किस रूप में देखा गया। सभ्यता को किस रूप में देखा गया? सभ्यता, तो सभ्यता को साधन के रूप में देखा गया है, यानी साधना के रूप में देखा जाता है, एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जो है साधना के माध्यम से, और यही सभ्यता आपको ईश्वरीय मार्ग के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, संस्कृति के बिना सभ्यता का परिणाम क्या हो सकता है। यानी आपके पास अगर संस्कृति नहीं है, अगर आपका संस्कृति नहीं है तो सभ्यता का क्या हालत होगा ना, सभ्यता का पतन हो जाएगा। जहां संस्कृति, जहां पर कल्चर, जहां पर संस्कृति खत्म वहां पर सभ्यता खत्म हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी सभ्यता जो नष्ट हुई है, वो नष्ट होने का कारण है क्या है ना, उनमें संस्कृति का खत्म हो जाना, यानी नैतिक पतन के साथ साथ, नैतिक पतन के साथ साथ अगर संस्कृति अगर खत्म हो जाएगा तो सभ्यता का परिणाम उसका नैतिक पतन हो जाएगा, यानी सभ्यता भी खत्म हो जाएगा। बिना संस्कृति के सभ्यता नहीं टिक सकता है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 17 आपसे सवाल पूछ रहा है ना, संस्कृति किसे प्रभावित करती है। संस्कृति किसे प्रभावित करती है ना, संस्कृति प्रभाव करती है व्यक्ति के विचार और आचरण को। ना आपका विचार, आपकी विचार करने की क्षमता कैसा होगा, आपका बिहेव या फिर आपका आचरण कैसे होगा, इस बात को कौन डिसाइड करता है, ये बात को डिसाइड करता है संस्कृति ही डिसाइड करती है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है, सभ्यता का विकास किस देश में, किस दिशा में होता है। सभ्यता का विकास किस दिशा में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा कि बाहरी प्रगति। आंतरिक प्रगति संस्कृति और सभ्यता होगा बाहरी प्रगति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सवाल पूछ रहा है, संस्कृति का संबंध किससे अधिक निकट है ना, मूल्य प्रणाली से। संस्कृति किससे है ना, आपके अंदर जो नैतिक प्रणाली है यानी मूल्य प्रणाली, किस आधार पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, ये मूल्य प्रणाली ही डिसाइड करती है कि आपका संस्कृति किस प्रकार आगे बढ़ता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 की और। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सवाल पूछ रहा है
कि भारतीय दृष्टि में आदर्श स्थिति क्या मानी गई है। आदर्श स्थिति ना, किसे आदर्श स्थिति माना जाता है ना, संस्कृति और सभ्यता का संतुलन। संस्कृति और सभ्यता इन दोनों का बैलेंस ही आदर्श स्थिति माना जाता है। अब आते हैं पार्ट 3 की ओर, जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, हम आपको पढ़ाएंगे जीव, जगत एवं जगदीश।